हम बहुत गरीब थे, पर फिर भी मेरी दीदी मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी। पता नहीं उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते थे। हम एक सेठानी के घर पर काम करते थे। घर का सारा काम मैं करती थी और दीदी सेठानी के साथ एक कमरे में बंद हो जाती तो 2-3 घंटे बाद ही निकलती थी। जब वो निकलती तो बिल्कुल पसीना पसीना होती और बहुत ही थकी हुई लगती थी। उनकी आंखें भी लाल हो चुकी होती थी। फिर एक दिन जब मैंने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां मेरी दीदी सेठानी के साथ मैंने एक गरीब घर में जन्म लिया था। मेरी दीदी एक बड़े बंगले में नौकरी करती थी। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं थे। मेरी मम्मी पापा की मृत्यु कई साल पहले ही हो चुकी थी, इसीलिए मेरी दीदी और मैं अकेले ही रहते थे। जब मैं छोटी थी तो मेरी दीदी मुझे पड़ोस में छोड़कर चली जाती थी। मैं पड़ोसन चाची के घर में ही खेलती रहती थी। लेकिन जब मैं 17 साल की हो गई तो मेरी दीदी मुझे अपने साथ काम पर ले जाती। मैं पहले भी कभी कभी दीदी के साथ बंगले में चली जाती थी, पर काम नहीं करती थी। लेकिन आज जहाँ मेरी दीदी मुझे लेकर गई थी वह बंगला कोई दूसरा था। मैंने दीदी से पूछा तो वह कहने लगी कि इस घर की सेठानी अच्छे पैसे दे रही हैं। दीदी जब मुझे लेकर गई तब सेठानी सामने वाले आंगन में बैठी थी। मेरी दीदी को देखकर उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी दीदी ने उस औरत से जान पहचान करवाई। उस औरत ने अजीब नज़रों से मुझे सर से लेकर पैर तक बड़े गौर से देखा। मुझे उसका इस तरह देखना अच्छा नहीं लगा था। दीदी ने कहा कि आज के बाद से मेरी बहन भी काम पर आया करेगी। वह कहने लगी, ये तुमने बहुत अच्छा किया। फिर मेरी दीदी ने मुझे झाड़ू पकड़ाया और कहने लगी कि पूरे बंगले को झाड़ू पोछा लगा दे और इसके बाद किचन साफ कर देना। फिर मैं तुझे दूसरा काम बताती हूँ। यह कहकर दीदी ने अपनी सेठानी की तरफ देखा और सेठानी ने मुस्कुराकर मेरी दीदी को कमरे में चलने का इशारा किया। मेरी दीदी सेठानी के साथ ही कमरे में चली गई और उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने एक नज़र झाड़ू पर डाली और दूसरे इस बंगले पर। गहरी सांस भरते हुए पूरे घर का झाड़ू लगाने लगी। मुझे काम काज करने की आदत भी नहीं थी, इसीलिए मुझे सफाई करने में पूरे 1 घंटे के ऊपर लग गया था और मैं ये करके पूरी तरह से थक गई थी। फिर मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा पड़ा था। मैं पहले से बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए अब और काम करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और काम में लग गई। जल्दी से बर्तन धुले, किचन साफ कर दिया। उस घर का पूरा काम मैंने किया था। फिर मेरे दिमाग में ये ख्याल आने लगा कि अगर सारे काम मैं कर रही हूँ तो दीदी क्या कर रही हैं, और दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों कर लिया उन्होंने, और इतनी देर से कौन सा काम कर रही हैं कि दरवाज़ा अभी तक नहीं खोला। मुझे अपना काम पूरा निपटाने में लगभग 2 घंटे से ऊपर हो चुका था। मेरा काम खत्म हो चुका था, इसीलिए मैंने दीदी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर के बाद दीदी ने कमरे का दरवाज़ा खोला था। वह बुरी तरह से पसीने से भीगी हुई थी। वह मुझसे कहने लगी कि तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर मेरी दीदी ने दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया। लगभग 10 मिनट बाद वो कमरे से निकली। उनकी आंखें लाल हो गई थी और सूजी हुई थी। बाहर आते ही उन्होंने तुरंत कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे अपने साथ लेकर बंगले से बाहर आ गई। मैं यह सोच रही थी कि दीदी ने तो कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि घर का सारा काम तो मैंने ही किया था। पर फिर भी दीदी को देखकर लग रहा है कि वो बहुत थक चुकी हैं, जैसे ना जाने उन्होंने कौन से पहाड़ तोड़े हों कमरे में बंद होकर। मेरी दीदी घर जाकर सबसे पहले अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, क्योंकि इतना सारा काम करके मैं बहुत थक गई थी और पेट भी खाली हो गया था। पर घर में खाने को कुछ भी नहीं था। 20 मिनट बाद जब मेरी दीदी कमरे से बाहर आई, मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। वह कहने लगी कि तुम जाकर पड़ोस वाली चाची से सब्जी ले आओ, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैं चाची के यहाँ से सब्जी ले आई और तब तक दीदी ने मेरे लिए रोटी भी बना दी थी। खाना खाकर मैं आराम करने लगी। अगले दिन दीदी ने मेरे लिए पनीर की सब्जी बनाई, जो मुझे बहुत पसंद थी। मैंने खूब मन से उसे खाया। पनीर की सब्जी बच गई थी तो दीदी ने कहा कि अच्छा है, काम से वापस आकर बनाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने रोटी भी बनाकर रख दी थी। जब काम पर जाने का समय हुआ तो मैंने कहा कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, वो घर कितना बड़ा है, मैं पूरा काम करके थक जाती हूँ। मेरी दीदी ने कहा कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें भी ये सब आना चाहिए। इन सब की आदत डाल लोगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। आगे यही सब तो करना है, क्योंकि मैं अकेले अपने घर का खर्च अच्छे से नहीं चला पा रही हूँ। तुम तो जानती हो कि हर चीज़ कितनी महंगी होती जा रही है। अकेले मैं कब तक करूँगी? कभी ना कभी तो तुम्हें भी यही सब करना ही होगा ना, इसीलिए अभी से आदत डाल लो। दीदी की बात सुनकर मैं चुप हो गई। पर अब ये रोज का था। दीदी अपनी जेठानी के साथ कमरे में अंदर चली जाती और मैं सारा काम करती रहती। मुझे अपनी दीदी पर गुस्सा आने लगा था कि खुद कुछ नहीं करती और मुझसे सारा काम करवाती हैं। पर मैं हैरान तब होती जब दीदी कमरे से बाहर आती तो पसीने से भीगी हुई होती।
उनकी आंखें लाल और सूजी हुई होती, उनके चेहरे पर थकावट साफ पता चलती। एक बार मैंने दीदी से कह दिया कि दीदी आप तो कोई काम भी नहीं करती, पर देखने से ऐसा लगता है जैसे पूरे घर का काम खुद ही करती हो। तो उन्होंने कहा कि काम ही तो करती हूँ, मैं कौन सा आराम करती हूँ। फिर लंबी सांस भरकर बोली कि गरीबी एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है, जिस घर को लग जाए उसे बर्बाद कर देती है। मेरी दीदी बहुत ही खूबसूरत थी। हम लोग गरीब थे, पर मेरी दीदी मुझे हर वो चीज़ खिलाती थी जिसकी मैं ख्वाहिश करती थी। लोग इस महंगाई के दौर पर सूखी सब्जी और रोटी खाते थे, पर हम लोग कभी पनीर, कभी मशरूम, तो कभी मलाई कोफ्ता खाते थे। ये सब मेरे मनपसंद थे। जब मैं दीदी से पूछती कि क्यों इतना महंगा पनीर और मशरूम खरीद रही हो, तो कहने लगी कि तुम भी मेरे साथ इतनी मेहनत करके कमाने लगी हो, तुम अच्छा खाना पीना तो खा ही सकते हैं, और वैसे भी ये सब तेरी पसंद का है। तेरे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें, महंगे महंगे सामान नहीं ले सकते, पर खाना तो पसंद का खिला ही सकती हूँ। मैंने देखा था कि दीदी खुद अच्छा खाना नहीं खाती थी, पर मुझे पेट भरकर मेरी पसंद की चीज़ें खिलाती थी और खुद बचा हुआ खाना खाती थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि कैसी महंगाई है जो मेरी दीदी के लिए है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरी दीदी की खूबसूरती अब फीकी पड़ने लगी थी। फिर एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी दीदी अक्सर अपने कमरे की अलमारी लॉक रखती थी। मुझे भी मना करती थी उसे खोलने को। वो हमेशा बोलती थी कि मेरी अलमारी को हाथ मत लगाना, लेकिन आज वो बहुत जल्दी में थी। मैं बड़ी हो रही थी, इसीलिए दीदी मुझसे कहने लगी कि तुम भी अब बड़ा सा दुपट्टा अच्छे से फैलाकर ओढ़ कर जाया करो। मैं दीदी की अलमारी से अपने लिए दुपट्टा निकालने लगी, तो वहाँ अलमारी के अंदर मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसे देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया। अब तो मुझे मेरी दीदी पर शक हो रहा था कि तभी मेरी दीदी ने मुझे बाहर से आवाज़ लगाई। मैंने दुपट्टा लिया और कमरे से बाहर आ गई। दीदी आज फिर से उस सेठानी के कमरे में थी, पर मेरा आज काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं बस यही सोच रही थी कि आखिर ये सेठानी मेरी दीदी को रोज़ अपने कमरे में क्यों ले जाती है और 2-3 घंटे मेरी दीदी से क्या काम करवाती है। मेरे मन में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे थे दीदी को लेकर, कि कहीं दीदी कुछ गलत काम तो नहीं करती कमरे के अंदर। मैंने आज अच्छे से सफाई नहीं की थी, बस थोड़ा थोड़ा काम कर दिया। उसके बाद मैं सेठानी के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और मैंने इधर उधर देखा कि शायद मुझे कोई खिड़की नजर आ जाए, जिससे मैं अंदर झांक कर देख सकूं कि दीदी ऐसा क्या काम करती हैं जिससे वो इतनी थकी हुई रहती हैं। लेकिन वहाँ कोई भी खिड़की नहीं थी। फिर मेरी नज़र दरवाजे के की होल पर गई। मैंने उसके अंदर से देखने की कोशिश की, पर लाइट बंद थी। बस एक बहुत छोटा सा बल्ब जल रहा था, जिससे कुछ भी खास नजर नहीं आ रहा था। कमरे में हर जगह अंधेरा था, इसलिए मुझे ठीक से कुछ भी नजर नहीं आया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पता लगाऊं। मैंने कई बार दीदी से पूछा कि वो सेठानी अपने कमरे में ले जाकर क्या काम करवाती है, लेकिन मेरी दीदी हर बार बात को टाल देती थी। अब मैंने भी मन में सोच लिया था कि किसी भी कीमत पर यह बात जानकर ही रहूंगी। मैं अभी भी उसी कीहोल से देख रही थी कि मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई चल कर आया है, पर इस बात को मैंने इग्नोर कर दिया और उस कमरे के अंदर देखने की कोशिश करती रही। अब मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे ही आकर खड़ा हो गया है, पर मेरा दिमाग तो कहीं और ही लगा था। मैंने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि सेठानी के घर में तो कोई नहीं है, फिर कौन हो सकता है। ये तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मैं बुरी तरह से हड़बड़ा गई और झटके के साथ पीछे हटी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो सामने एक लड़का खड़ा मुझे घूर रहा था। मैं बुरी तरह से डर गई थी, पर हैरानी की बात यह थी कि मैं इतने दिनों से सेठानी के घर काम कर रही थी, पर मैंने कभी भी उसे नहीं देखा था। मुझे वो तिरछी नज़रों से घूर रहा था और बोला, ये लड़की मेरी माँ के कमरे में इस तरह क्यों झांक रही है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज़ गले में ही फंस गई हो। उसने मुझसे पूछा, कौन हो तुम और इस तरह से क्या कर रही थी। मैंने कहा, यहाँ काम करती हूँ। फिर उसने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और घूर कर देखा, तो मैंने कहा कि मेरी दीदी अंदर हैं, बस उन्हीं को देख रही थी। मेरी बात सुनकर उसने अपने बैग एक तरफ रखा और सामने वाली सोफे पर जाकर बैठ गया और अपने पाँव सामने रखी टेबल पर रख दिए। फिर मुझे इशारे से अपने पास बुलाने लगा। जब मैं उसके पास गई तो कहने लगा कि मेरे जूते उतारो। मैं ये सब सुनकर बहुत हैरान हो गई, क्योंकि मैं इस घर में काम ज़रूर करती थी, पर ये मेरे काम का हिस्सा नहीं था। इसीलिए मैंने साफ साफ मना कर दिया और बोला कि मैं ये सब काम नहीं करती। मेरी बात सुनकर वह बोला, अच्छा, मेरी माँ के कमरे में तुम ताक झाँक कर रही थी, क्या वो तुम्हारे काम का हिस्सा था या फिर कुछ चोरी करने का इरादा था? अगर मैं नहीं पहुँचता तो पता नहीं तुम क्या करती। अगर मैंने तुम्हारी ये हरकत माँ को बता दी तो वह तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल देंगी। उसकी बात सुनकर तो जैसे मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। मैं बहुत डर गई। मैंने कहा कि आप प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। नौकरी के बिना हम खाने को भी तरस जाएंगे। मेरी बात सुनकर वह मुझसे कुछ नहीं बोला, बस अपने पैरों के जूतों की तरफ इशारा करने लगा
मैं बेबसी से उसके पास गई। वो लड़का देखने में बिल्कुल सेठानी जैसा लगता था। मैंने उसके जूते उतार दिए और एक तरफ रख दिए। उसके बाद वो मुझसे कहने लगा कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, और मैं पानी लेने गई ही थी कि सेठानी आ गई और उन्होंने अपने बेटे को देखा। सेठानी अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश थी और उनका लड़का हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था और यहाँ कुछ दिन छुट्टी मनाने आया था। मेरी दीदी अभी भी थकी थकी और पसीने से भीगी हुई थी। वो लड़का शायद मेरी दीदी को जानता था, इसीलिए उन्हें देखकर नमस्ते करने लगा। मेरी दीदी ने भी नमस्ते का जवाब दिया और फिर दीदी और मैं वापस आ गए। अगले दिन जब मैं दीदी के साथ काम पर गई तो वो लड़का नाश्ता कर रहा था। मेरी दीदी वहाँ पहुँचते ही हमेशा की तरह कमरे में अंदर चली गई और घर की साफ सफाई में लग गई। तभी मैंने नोटिस किया कि वो लड़का एकदम मुझे ही देखे जा रहा था। मैं और मेरी दीदी हम दोनों ही अपनी माँ पर गए थे। मेरी माँ बहुत सुंदर थी। मैंने भी खूबसूरती अपनी माँ जैसी ही पाई थी। जब वो लड़का लगातार मुझे घूरे जा रहा था तो मैं वहाँ से हटकर दूसरे कमरे में सफाई करने लगी। फिर उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिससे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो लड़का मेरे पीछे पीछे उस कमरे में आ गया और फिर उसने दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर दिया। मैं बहुत डर गई। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। वो लड़का मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरी तो जान ही निकल गई थी उसकी ये हरकत देखकर। मैंने कहा कि मुझे बाहर जाना है। आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया? वो मेरी बात को तो जैसे सुन ही नहीं रहा था और मेरे पूरे शरीर को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था। उसकी नज़रों से मेरे पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। जब वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया तो फिर मुझसे रहा ना गया और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, दीदी दीदी मुझे बचाओ। लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, अगर शोर मचाया तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। यह कहकर उसने मेरा मुंह से हाथ हटाया और कमरे का दरवाज़ा भी खोल दिया। मैं दौड़कर कमरे से बाहर निकल आई। घबराहट और डर के मारे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी दीदी भी कमरे से बाहर आ गई और उन्होंने जब मुझे रोते हुए देखा तो परेशान हो गई और कहने लगी कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उस समय सेठानी भी वहाँ पर थी और मैं उनके सामने कुछ नहीं कहना चाहती थी, इसीलिए मैंने बोल दिया कि कुछ नहीं, मेरी आंखों में कुछ गिर गया था, इसीलिए आंसू निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद हम लोग घर आ गए। मेरी दीदी ने बोला कि अब बताओ क्या बात है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आंखों में कुछ नहीं गया था, तुम किसी और ही बात की वजह से रो रही थी। तुम्हारी दीदी हूँ मैं, क्या इतनी सी बात नहीं जान पाऊंगी? अब मुझे सच सच बताओ क्या बात है, तुम क्यों रो रही थी? जब मेरी दीदी ने इतने प्यार से मुझसे पूछा तो मैं उनसे लिपट गई और रोते हुए सब बता दिया। मेरी दीदी तो ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो गई। गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गई थी। उन्होंने कहा कि अभी चलो मेरे साथ सेठानी के घर पे, उनके यहाँ काम करते हैं तो क्या उन लोगों को आज़ादी है ऐसी बदतमीज़ी हम लोगों के साथ करने की? उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने की? कहीं सेठानी हमें निकाल ना दे नौकरी से, फिर हम कहाँ जाएंगे? पैसों की ज़रूरत है हमें। मेरी दीदी ने कहा कि निकालना है तो निकाल दे, पर कोई मेरी बहन के साथ ऐसा करे ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कहा रहने दो दीदी, इस बार जाने दो, अगर दोबारा ऐसा किया उसने तो फिर आप सेठानी को बता देना, क्योंकि आप भी जानती हैं कि इस घर का किराया देना होता है हमें। अगर मकान मालिक को पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से निकाल देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? कम से कम अभी हमारे सर पर छत तो है। ये बात सुनकर दीदी ने कहा कि ठीक है, पर तुम अब उस घर में काम करने नहीं जाओगी, मैं अकेले ही जाऊंगी। ये बोलकर दीदी खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। अगले दिन दीदी अकेले सेठानी के घर गई। मैंने बोला था दीदी मैं भी चलती हूँ, पर दीदी ने मेरी एक भी न मानी और अकेले चली गई। जब दीदी काम से वापस आई तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था, पर दीदी काँप रही थी जैसे कि उन्हें ठंड लग रही हो। मैंने जब दीदी को छुआ तो पता चला कि दीदी को बहुत तेज़ बुखार था और उन्हें ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले गई और वहाँ उनका इलाज करवाया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें मलेरिया हुआ है और धीरे धीरे आराम मिल जाएगा, पर मेरी दीदी अभी कोई काम ना करें क्योंकि उन्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। हॉस्पिटल सरकारी था, इसीलिए ज़्यादा खर्चा नहीं आया। मेरे पास पर मेरी अपनी दीदी ही तो थी जो मेरी बिल्कुल माँ समान थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाती? भगवान की कृपा थी कि अगली सुबह तक दीदी का बुखार तो उतर गया था, लेकिन कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। फिर भी दीदी हॉस्पिटल को छोड़कर सेठानी के घर जाने के लिए तैयार थी। मैंने कहा दीदी अभी डॉक्टर ने आपको आराम करने को बोला है, आप सेठानी के घर नहीं जा सकती, पहले ठीक हो जाओ फिर जाना। तो मेरी दीदी कहने लगी कि नहीं, मैं छुट्टी नहीं कर सकती। वो तो उठकर चलने लगी और जाने के लिए तैयार थी। मेरी तो सुन ही नहीं रही थी। मैंने कहा कि ऐसे क्या ही काम है मैंने कहा ऐसा क्या ही काम है वहाँ जो जाने के लिए इतना बेताब हो? पर उन्होंने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया, बस कमरे से बाहर जाने लगी। मैंने उन्हें रोका और कहा ठीक है, एक काम करते हैं, आज मैं अकेले काम पर चली जाती हूँ, तुम आराम करो। मेरी बात सुनकर तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वे कहने लगी कि नहीं, मैं तुम्हें कभी भी अकेले नहीं भेज सकती।
तो मैंने कहा ठीक है, तुम चलना चाहती हो तो चलो, पर तुम वहाँ कोई काम नहीं करोगी, मैं सारा काम कर दूंगी, बस तुम वहाँ एक जगह बैठी रहना। मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी ठीक है। फिर हम सेठानी के घर पहुँचे। मैंने उनसे कहा कि वह एक जगह बैठ जाएं, तब तक मैं सारे काम निपटा लूँ। वह जमीन के एक कोने में बैठ गई। आज सेठानी का बेटा मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, शायद वापस हॉस्टल जा चुका था। मैंने पूरे घर की सफाई की, फिर दीदी को आकर देखा कि उनकी तबीयत अब कैसी है। दीदी जमीन पर उसी कोने में लेटी हुई थी, शायद कमजोरी की वजह से उनसे बैठा नहीं जा रहा था। जब मैंने देखा कि वो सो रही हैं तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और सोने दिया और घर के बाकी काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने लगी। जब सारे काम खत्म हो गए तो सेठानी कहने लगी कि तुम्हारी दीदी तो बहुत बीमार है, इनके हिस्से का काम कौन करेगा। यह सुनकर मुझे उस सेठानी पर बहुत गुस्सा आया कि मेरी दीदी बीमार है और इन्हें काम की पड़ी है। मैंने कहा कि दीदी बीमार है, वो आज आपका कोई काम नहीं कर सकती। इस पर वो सेठानी कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपना काम पूरा चाहिए, तुम्हारी दीदी से नहीं होता तो तुम करो। मैंने भी सोचा कि यही मौका है, मुझे भी पता चल जाएगा कि आखिर अंदर जाकर मेरी दीदी करती क्या है। यही सोचकर मैंने कहा कि ठीक है, दीदी वाला काम मैं कर दूंगी। मैं ये बात जानने को बेताब थी कि आखिर दीदी घंटों ऐसा क्या काम करती हैं जिससे सेठानी उन्हें इतने पैसे देती है, क्योंकि दीदी की अलमारी में मैंने 2000 के कई नोट रखे हुए देखे थे। लेकिन जैसे ही मैं सेठानी के कमरे में जाने लगी, मेरी दीदी मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी तुम ये काम नहीं करोगी। मेरी दीदी मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से खींच कर ले गई। शायद उन्होंने मेरी और सेठानी की बातें सुन ली थी। वो मुझे बाहर लेकर आ गई। शाम को मैं अपनी दीदी को डॉक्टर के पास ले गई। अगले दिन मेरी दीदी दवा खाकर सो गई। जब वो गहरी नींद में सो रही थी तो मैं चुपके से घर से वापस निकल गई, क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या काम था जो दीदी मुझे नहीं करने देना चाहती थी पर खुद करती थी। मुझे अब उस बंद दरवाजे के पीछे का राज जानना था। मैंने सोच लिया था कि आज कुछ भी हो जाए मैं ये जानकर रहूंगी कि आखिर दीदी बंद कमरे में करती क्या है। इसीलिए मैं इस बार सेठानी के घर अकेले चली गई। जब सेठानी ने मुझे अकेले देखा तो कहा कि क्या तुम्हारी दीदी की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई। मैंने कहा कि नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि अभी थोड़े दिन लग जाएंगे पूरी तरह ठीक होने में। ये बात बताकर मैं अपने सारे काम निपटाने में लग गई। जब सारे काम पूरे कर दिए तब सेठानी मुझसे कहा कि मैं वह काम करूं जो मेरी दीदी करती थी। वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी दीदी नहीं चाहती कि तुम वो काम करो, पर तुम समझो मेरी बात, मुझे उसकी ज़रूरत है, मैं उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। फिर उन्होंने कहा कि वो मुझे डबल पैसे देंगी जितना मेरी दीदी को देती थी। मैंने कहा ठीक है, हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत थी, पर मुझे उससे ज़्यादा यह जानने में दिलचस्पी थी कि वह मेरी दीदी से क्या काम करवाती हैं। जब मैंने सेठानी को हाँ कर दी तो वो बहुत खुश हो गई और मुझे अपने कमरे में ले गई। मैं जब सेठानी के कमरे में गई तो पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। अंदर जाते ही सेठानी ने एक छोटी सी लाइट जला दी जिसकी बहुत ही हल्की सी रोशनी थी। उसके बाद वो बाथरूम में चली गई। मैं धड़कते दिल के साथ उस कमरे में पड़े बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद जब वो सेठानी वापस आई तो जैसे मेरे होश ही उड़ गए। सेठानी ने एक नाइटी पहनी हुई थी। उसके बाद सेठानी ने जो किया उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो नाइटी पहनकर निकली और सीधे दरवाजे की तरफ गई और दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह मुझसे क्या करवाना चाहती हैं। मैं डर के मारे झटके के साथ खड़ी हो गई, लेकिन इतनी देर में वो मेरे पास आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था कि तभी सेठानी ने एक तेल की शीशी मुझे दी और कहने लगी मेरी इस तेल से मालिश कर दो, और वो भी बिना रुके। मुझे उनकी मालिश करनी थी। वो एक बहुत मोटी औरत थी और उनके शरीर में दर्द की शिकायत रहती थी। वह हर रोज़ मेरी दीदी से 2-3 घंटे मालिश करवाती थी। मेरी दीदी थकान से बेहाल सी हो जाती थी और उस तेल में बहुत सी जड़ी बूटियां मिली थीं, जिसकी वजह से जब मैंने सेठानी की मालिश करना शुरू किया तो मेरी आंखों से लगातार पानी आ रहा था, क्योंकि उस तेल की झड़प मेरी आंखों में लग रही थी। लगातार 2 घंटे तक सेठानी को मालिश करने के बाद मैं आज खुद पसीने से भीग चुकी थी। जब मैंने मालिश करना बंद किया तब सेठानी ने मुझे रुपए दिए और कहने लगी कि यह बीमारी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है। इस तेल में कुछ खास जड़ी बूटियां हैं, इसकी मालिश के बाद ही मैं उठ बैठ पाती हूँ, चलती फिरती हूँ, वरना एक कदम भी उठाने में मेरी चीखें निकल जाती हैं। इस मालिश से मुझे बहुत आराम मिलता है। फिर वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारी दीदी ने बताया कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। मैंने उसे इस बात पर बहुत डांटा था और तुमसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। आगे वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैंने सेठानी से कहा कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ क्या किसी भी लड़की के साथ ऐसी बदतमीजी ना करे। आप प्लीज़ उसे अच्छी सीख दीजिए। उसके बाद मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। मुझे दीदी के बारे में हर सवाल का जवाब मिल चुका था। मैं जितना भी अपनी दीदी की इज्जत करती थी उतना कम था। मेरे लिए वो ना जाने क्या क्या करती थी, वो भी अपने आप की परवाह किए बगैर। सिर्फ एक दिन मालिश करके ही पता चल गया था मुझे कि ये कितनी मेहनत का काम है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे शरीर की पूरी एनर्जी ही चूस ली हो। इतनी थकावट तो मुझे पूरे घर का काम करने में भी कभी नहीं हुई थी।
अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी दीदी का हर काम में हाथ बांटूंगी। आज मेरी नज़र में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई थी और मैं अपने आप पर इतनी शर्मिंदा थी कि मैंने दीदी के बारे में कितना गलत सोचा था। दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी के भी बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए जब तक आपको पूरी सच्चाई ना पता हो। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है कि किसी इंसान को आपने गलत समझा हो पर वो असल में ऐसा ना हो बल्कि बहुत अच्छा इंसान हो? अगर हाँ, तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।